नमस्कार आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टाइम में हूं आपके साथ तो सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पे आपको दें कि योग नगरी रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में तमाम सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के बीच आपसी समन्वय की स्थिति को देखा गया और आतंकी हमले से निपटने की तैयारी को भी परखा गया। बता दें कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। इसी कड़ी में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की जीआरपी की सूचना दी गई। बता दें कि योग नगर स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। 2 आतंकी वोटिंग रूम घुस गए, जिन्होंने यात्रियों को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही पुलिस, एटीएस और जीआरपीएफ, फायर, आरपीएफ और मेडिकल की टीम मौके पहुंची। प्रशासनिक अमला भी स्टेशन पर सक्रिय नजर आया और कुछ ही देर में अब कहते हैं कि एटीएस की टीम ने स्टेशन पर मोर्चा संभाला और वोटिंग रूम में घुसे और एक आतंकी को गोली मारकर ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आतंकी को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की गई। आतंकियों के कब्जे में बंधक बने यात्रियों को भी सकुशल बाहर निकाला गया। एसपी जीआरपी अरुण भारती ने बताया कि आतंकियों के कब्जे के हथियार बरामद हुए हैं, जिन्हें जीआरपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी दौरान स्टेशन पर पहुंची ट्रेन में बैठे यात्रियों को कुछ ही देर के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरने नहीं दिया गया। स्टेशन पर बैठे यात्री पैनिक न हो, इसके लिए मॉडल की जानकारी पहले से अनाउंसमेंट कर दी गई थी। एसपी जया बालूनी ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, जो इसमें सूचना थी टेररिस्ट अटैक की और इसमें जो आज मॉक ड्रिल की गई है, तो जैसे ही जीआरपी की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी डीसीआर के माध्यम से कि इस तरह का एक मॉक ड्रिल आज की जानी है और इसमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना प्राप्त होने पर समय से ही रिस्पांस टाइम हम मिनिमम रखते हुए यहाँ पर समय से पहुंचे और जो बाहर का जो हमारा आउटर कॉर्डन था उसको हमने कवर किया। जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जा रहा था या फिर जो इवैक्यूएट किया जा रहा था उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था और साथ ही जो है सभी का समन्वय स्थापित करते हुए इसमें जो टेररिस्ट अटैक की जो सूचना थी उसके संबंध में जो भी आगे की ब्रीफिंग थी वो की जा रही थी। और इसमें अभी जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कॉर्डन के साथ साथ जो हमने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, तो इसमें सबको बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जिससे कि पैनिक की स्थिति ना हो, सामान्य रूप से ही डाइवर्ट किया गया है। मौके पर कुछ यात्री थे, उनको किस प्रकार से गाइड किया कि उनको इस बात का डर न लगे कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे कोई ये एक बार पहले अनाउंस करवा दिया गया था कि एक मॉक ड्रिल होगी और इसमें किसी को भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहयोग करें। तो ये सूचना फ्लैश कर दी गई थी, तो इसलिए जो यात्री थे उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम के माध्यम से कि योगनगरी रेलवे स्टेशन पे जो ये विजिटर्स हॉल है इसमें टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। इस सूचना पे हम लोगों ने जनपद पुलिस को सूचना दी, देहरादून को। इसके अलावा जो संबंधित सभी विभाग हैं, जैसे मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दी गई, इसके अलावा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, एम्बुलेंस को सूचना दी गई और जितने भी हमारे और विंग्स हैं, एसडीआरएफ हैं, एटीएस हैं, मेरा खुद का हेडक्वार्टर है, हम लोग सब जीआरपी हेडक्वार्टर की बात कर रही हूँ, सब लोगों को सूचना मिली और सब लोग मौके पे त्वरित कार्रवाई के लिए पहुंचे। सारी टीमों को 5 मिनट में हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कैसे क्या ऑपरेशन करना है। इसके बाद हम लोगों ने रेस्क्यू की कार्रवाई की और जो टेररिस्ट थे वो भी उनमें से एक टेररिस्ट मारा गया और एक को अरेस्ट कर लिया गया है। कितने इसमें जो है यात्री थे, उसमें महिला थी कि पुरुष थे, और कितने को जो है यहाँ पे जो घायल हुए? तो कोऑर्डिनेशन को लेकर क्या था? देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था। सारी टीमें 5-7 मिनट की दूरी देरी से ही आपस में सब इकट्ठे हो गए। हाँ, ये बताना जरूरी है कि उसी समय यहाँ पर ट्रेन भी आई थी, तो ट्रेन से लोगों को आवाजाही से रोकने के लिए जिला पुलिस और जीआरपी, आरपीएफ सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की और उनको रोका गया। इसके अलावा रेस्क्यू के दौरान बीडी चेकिंग वगैरह सब जारी रही और इसमें जितने भी यात्री थे सकुशल बचा लिए गए। कितने यात्रियों की संख्या रही होगी इसमें वेटिंग रूम में जो मौजूद थे जिस समय अटैक हुआ? वेटिंग रूम में लगभग 50-60 लोग मौजूद थे और उसमें से कुछ लोगों को चोटें आई थी। जो आतंकी थे उनके हाथ में क्या हथियार थे या कैसे किस प्रकार से पहुंचे थे? जी, हथियार लेस थे आतंकी। मंशा तो अब बहुत ज्यादा अच्छी बता पाएंगे जो
खबर रुड़की से, जहां पे बढ़ते ट्रैफिक को लेकर अक्सर मंगलौर रोडवेज के सामने कपूर हॉस्पिटल वाले कट को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद कर दिए जाने की मंगलौर से या रुड़की से आने जाने वाले वाहनों को कई किलोमीटर अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसका विरोध किया और किसी भी हालत में कट बंद न हो इसके बात को कही। इस मामले में ट्रैफिक सीओ संजय चौहान ने भी रोड का निरीक्षण किया और रोड किसी भी तरह से अवरुद्ध न हो इसे लेकर एक रणनीति के तहत अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात कही गई। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कट बंद किए जाने की वजह से मंगलौर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी बात को लेकर ट्रैफिक सीओ से भी वार्ता हुई और उन्होंने भी जल्द ही ट्रैफिक को लेकर नए नियम लागू करने की बात कही है। ट्रैफिक सीओ हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। रात मेरी एसएसपी हरिद्वार से काफी लंबी बात हुई कि ये कट मंगलौर में बंद कर दिया जाता है, ये कोई हल नहीं है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाएं, यहाँ पर जवान कांस्टेबल जितने भी हो, होमगार्ड हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ पर बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा पीछे ट्रैफिक रोकते हुए यहाँ पर रेगुलेट करें। लाल बत्ती लगाने को कहें तो हम लाल बत्ती हम लगवा देंगे, नगर पालिका लगा देगी, हम लगवा देंगे, लेकिन मंगलौर को दो हिस्सों में पूरब और पश्चिम में ना बांटा जाए। और अगर कट बंद करना हल है तो आप देखिए कट बंद करने के बाद भी ट्रैफिक बदस्तूर जाम है, तो फिर इसके मायने कट बंद करने से भी ट्रैफिक सही नहीं हो रहा। तो इसको तो रेगुलेट करने की जरूरत है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाई जाए, पुलिस के जवान यहाँ पर बढ़ाए जाएं और उनको ट्रेन तरीके से कि दूर दूर रोक, इधर से मंगलौर की तरफ से आने वाला, रुड़की की तरफ से या दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को सही स्थान पर रोका जाए और टाइमली उसको छोड़ा जाए और रेगुलेट करेंगे ट्रैफिक को तो सही चलेगा। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो ये जाम लगा ही रहेगा। सर अक्सर देखा जाता है बसें रोडवेज के बाहर खड़ी होती है, जो कि रोडवेज में जानी चाहिए। देखिए जो ट्रैफिक कंडीशंस रेगुलेट करना है, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि जिसकी जहां मर्जी खड़ा हो जाए, जिसकी जहां मर्जी चल पड़े। तो जो रेगुलेशंस है वो तो अप्लाई करने पड़ेंगे, उसे सबको मानना चाहिए, सब माने, जो नहीं माने फिर जाने ट्रैफिक पुलिस। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर हम ये कट बंद होना इसका हल नहीं है। मंगलौर को पूरब और पश्चिम दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, तो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। ट्रैफिक की कंडीशंस आपके सामने ज्यादा है। आखिरी हफ्ते में दिसंबर के ये बढ़ेगी, 25, 26, 27, 28 दिसंबर को नए साल पर ये बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी तो पुलिस को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, मुस्तैद होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आदमी बढ़ाने के बाद ट्रेंड यहाँ पुलिस कर्मी यहाँ लगाए जाएं जो ट्रैफिक को समझते हैं। अब देखिए सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने रोकथाम की तो थोड़ा ट्रैफिक यहाँ संभला है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये कंडीशन सुधरेगी। हमारी पूरी कोशिश है और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, ट्रैफिक वालों से हम लोग लगातार टच में हैं और हमारी बात हो रही है। नगर पालिका के चेयरमैन और चौधरी इस्लाम साहब, हम सब लोग इनसे बात कर रहे हैं कि ये मंगलौर का कट बंद करने को अवॉइड करें और अगर लाल बत्ती की जरूरत तो लाल बत्ती लगाएं और आदमी बढ़ाएं। नहीं देखिए, माननीय विधायक जी ने हमको बुलाया था आज यहाँ कि साहब मंगलौर की जरा ट्रैफिक व्यवस्था देखने, तो बस इसलिए आया था। अब आप देख रहे हैं कि शाम का समय है, तो थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि एक तो यातायात की नियमों का पालन करें। हम अपने कर्मचारियों को भी ड्यूटियाँ बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड है, अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं तो देखेंगे रॉन्ग साइड से भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है। तो उसका कारण क्या है कि हम चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि मेरा घर पास में, मैं इधर से निकल जाऊँ कट मार करके। उससे क्या होता है, जब हम रूल फॉलो नहीं करते जाम लगता है। तो जो व्यवस्था बनी है उसको कहीं ना कहीं हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा और इसके लिए मैंने भी डीआई साहब से बात करी है तो हम फोन बढ़ाएंगे। दूसरा जो ये कस्बे में जाने के लिए रास्ता है, मैंने कहा बैरियर लगा के और रस्सी के माध्यम से उसको रोका जाएगा लोग, क्योंकि सबको जल्दी रहती है निकलने की, उस चक्कर में जाम लग जाता है।
सर वैसे गाड़ियों के लिए यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है। ये तो एक बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास ट्रैफिक कर्मियों की कमी है, लेकिन हमारे वरिष्ठ पुलिस महोदय ने मुझे भेजा है और उन्होंने कहा था कि आप देख के आइए और उसके हिसाब से मैं एक्स्ट्रा फोर्स मंगलौर के लिए दे दूंगा। तो निश्चित ही 1-2 दिन में आप सुधार देखेंगे। बट मैं पब्लिक से फिर भी अपील करना चाहता हूँ कि कृपया यातायात के नियमों का पालन जरूर करें ताकि शहर आपका ये व्यवस्था बने। धन्यवाद। खबर रायवाला से, जहां पे पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक दंपति को वन जीवों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में दुर्लभ प्रजाति को 14 छोटे बड़े कछुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। आरोपियों से बरामद कछुओं की पुलिस ने वन विभाग की टीम को हवाला कर दिया है। मामले में एसपी ऋषिकेश जया बालूनी ने बताया कि संदिग्ध पर नजर रखने के लिए रायवाला थाना पुलिस कोतवाली के बाहर बैरिकेड्स कर चेकिंग की जा रही है और इस दौरान हरिद्वार की ओर से आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने के कार में बैठे पति पत्नी के पास से दुर्लभ प्रजाति के 14 छोटे बड़े कछुए बरामद हुए। पूछताछ करने पर वो कछुओं के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे सके। तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान बेताब नाथ और उनकी पत्नी बरखा निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कबड्डी का काम करते हैं और यह कछुआ वन और नजीबाबाद के एक व्यक्ति से उन्होंने खरीद कर लाया है। देखिए, जो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज सुबह चेकिंग की जा रही थी, तो उसमें रायवाला के पास, थाने के कोतवाली के पास बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तो उस समय पर जो गाड़ियों की चेकिंग थी उसमें एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से कट्टे में रखे हुए 14 कछुए मिले और पूछताछ में वो उसका सही जवाब नहीं दे पाया और उसके बारे में मालूम किया गया तो उसने बताया कि वो नजीबाबाद से कहीं से लेके आ रहा था और ये ऋषिकेश का रहने वाला व्यक्ति है। जब वन विभाग को भी इसमें सूचित किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि शेड्यूल 1 में जो अधिसूचित हैं वो कछुए हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इस सूचना पर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये गाड़ी कौन सी थी, किस गाड़ी में थे लोग? ये स्विफ्ट गाड़ी में थे और उनकी लाल रंग की गाड़ी थी। अब उसकी गाड़ी के बारे में भी पता किया जा रहा है कि वो किसकी गाड़ी है और इसमें विवेचना में जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में लाते हैं, जैसे कि ये कहाँ से ला रहे थे, किसको देने के लिए जा रहे थे, कहाँ बेचा जा रहा था, उस बारे में भी जानकारी दी जाए। खबर हरिद्वार से, जहां पे पुलिस विभाग के 3 स्थानों में हर की पौड़ी, मालवी घाट, घंटाघर और सुभाष घाट पर संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मालवी घाट पर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर पुलिस ने बीडीएस, डॉग स्क्वाड और अन्य एजेंसियों की तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र को खाली कराया और बैग की जांच की। और दूसरे अभ्यास में घंटाघर पर 2 लोगों को बंधक बनाने की सूचना पर एटीएस टीम ने अपहरणकर्ताओं को न्यूट्रलाइज कर लोगों को सुरक्षित मुक्त कराया। तीसरे मॉक ड्रिल में सुभाष घाट स्थित चाय की दुकान पर आग लगने की सूचना पर दमकल टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया और एसिडेंट कमांडर एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य एजेंसियों के रिस्पांस टाइम और कोऑर्डिनेशन पर परखना है ताकि वास्तविक स्थिति में कम से कम समय राहत और बचाव के कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। अभ्यास किया गया है, किस किस तरीके के मॉक ड्रिल अभ्यास किए गए हैं और क्या उसके पूरी रूपरेखा है? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज हरिद्वार में हत्तीकड़ी क्षेत्र में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इसमें 3 तरह की घटनाएं थी। पहली घटना थी जिसमें एक लावारिस और संदिग्ध वस्तु और बैग पाया गया था, जिस पर सिचुएशन को तुरंत काबू पाया। टीम वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंची और उस बैग को वहाँ से हटाया गया, उसको चेक किया गया। दूसरी घटना थी जिसमें होस्टेज सिचुएशन थी। इसमें भी होस्टेज रेस्क्यू के लिए हमारी बीडीएस टीम, एटीएस टीम, क्यूआरटी, पुलिस फोर्स सभी पहुँचे वहाँ पे और सबने उस होस्टेज सिचुएशन पे काबू पाया। जहाँ जरूरत थी वहाँ पे टॉपिक को भी डाइवर्ट किया गया था, बाकी सबको जागरूक भी किया गया और होस्टेज को तुरंत वहाँ से रिहा किया गया और जो वहाँ पे लोग थे उनको, जिन्होंने हॉस्टेज बनाया था, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। और तीसरी जो घटना थी उसमें एक आग लगने की सूचना थी यहाँ पे हल्दीपुरी में और इस सूचना पे तुरंत हमारी एक बाइक से मोबाइल यूनिट होती है वो आई और एक हमारी 4 व्हीलर मोबाइल यूनिट होती है वो भी आई। दोनों ने तुरंत आकर आग को काबू पाया।
खबर उन्नाव से, जहां पे भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, देश के 1947 में गोरे अंग्रेज से तो आजाद हुआ, लेकिन काले अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया। जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान। पहले ही सरकार भारतीय सैनिक का सिर काटकर फुटबॉल खेलते थे, पाक सैनिकों द्वारा वीडियो जारी करने पर लगाया आरोप। जब बता दें कि 2014 के बाद अब भारत मजबूत हुआ है। अभिनंदन केस में पाकिस्तान की खुली चेतावनी दी गई। जिला अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। 10 घंटे में अभिनंदन मूंछों पर ताव देकर भारत लौटा। देश का सीना 56 इंच का हो गया था। आपको बता दें कि मैकले की शिक्षा पद्धति को बताया देश की संस्कृति के लिए घातक। अच्छी शिक्षा से ही आत्मनिर्भर भारत का रास्ता तैयार होगा। जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय आशीष वाजपेयी अटल जी इस विद्यालय के उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री करके भारत के गौरव को बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। दुर्भाग्य की बात रही कि 15 अगस्त 1947 का दिन तो आया, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से सरकार तो बनी, गोरे अंग्रेजों को हम लोगों ने भगा दिया, मगर जिनको सत्ता दी गई उन काले अंग्रेजों ने देश के साथ व्यभिचार करने का काम किया। आप याद करिए 2014 के पहले का वो भारत, सरकार में रहते हुए हमारे मंत्री जेलों में थे और भारत की छवि जिस तरीके से उभर कर आ रही थी, हम सब लोग आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। विदेशों में कहा जाता था भारत भ्रष्टाचारी देश हो रहा है। 2014 में जब एक नायक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की कुर्सी पर आए तो उन्होंने संकल्प लिया, और वो संकल्प लिया कि 2047 में जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो भारत को अखंड भारत बनाने का संकल्प लेकर उस यात्रा को निकलेंगे। भारत को गौरवशाली भारत बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत को स्वाभिमानी भारत बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत को समर्थ भारत बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जब यात्रा चालू की, आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत सबसे पहला उन्होंने काम चालू किया अंत्योदय। खबर हरदोई से, जहां पे पाली कस्बे में आज 5 दिसंबर से अखंड राम नाम और संकीर्तन महायज्ञ का शुभारंभ बड़े ही धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ हुआ। और यह महायज्ञ 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। समापन दिवस 9 दिसंबर को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पाली में राम नाम संकीर्तन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। शोभा यात्रा राम मोहन के नव निवास सराय से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मोहल्ला स्थित स्थल पर संपन्न हुई। इस संकीर्तन महायज्ञ में वृंदावन धाम में पधारे बंगाली वैष्णव संतों द्वारा संकीर्तन का संचालन किया जा रहा है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईश्वर दास महाराज आपको बता दें कि साथ ही उनके विश्व मोहन मिश्रा, श्याम मोहन मिश्रा और राम मोहन मिश्रा द्वारा पूरे आयोजन का संचालन सुनिश्चित किया गया है। खबर बदायूं से, जहां पे वाटर वुमेन शिप्रा पाठक द्वारा गोमती नदी की दिव्यता को वैश्विक स्तर पर रखने की प्रशासनिक अमल भी हुआ है सक्रिय। जी हां, शिप्रा द्वारा गोमती के लिए किए जा रहे जन जागरण के प्रशासन के साथ साथ हिंदू सनातन भी सक्रिय हुए हैं। शिप्रा द्वारा गोमती नदी की अति प्राचीन शिवलिंगों की श्रृंखला को जानने को उत्सुक हुए लखनऊ वासी। इंग्लैंड के संसद से वाटर वुमेन शिप्रा पाठक द्वारा गोमती नदी की दिव्यता की चर्चा इस समय लखनऊ में तेजी से वायरल हो रही है। और परसों गोमती भक्तों द्वारा शिप्रा पाठक के 1090 पर भव्य अभिनंदन करते हुए सभी ने गोमती नदी का पूजन किया था। और गोमती नदी की चर्चा के बीच एकदम से पूरा प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया है। शिप्रा द्वारा गोमती पूजन के साथ साथ आला अधिकारियों ने भी अपने स्टाफ की चुटकी लेना शुरू कर दिए। राजधानी में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गोमती के प्रदूषण मुक्त और निर्मल बनाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम तथा नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सीवर कार्य पर रिपोर्ट 3 दिन में मांगते हुए सभी घाटों की साफ सफाई के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त बनाने के आदेश दिए। आपको
आपको बताते चले कि शिप्रा पाठक ने गोमती नदी किनारे अति प्राचीन शिवलिंग श्रृंखला होने का दावा किया, जिसकी चर्चा उन्होंने इंग्लैंड में भी पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने कहा कि हमारी नदी का जल आपके यहाँ तो साफ है, पर शिप्रा ने कहा कि नदी को भारत में माँ पुकारते हैं और पूजा किया जाता है। नदी के आसपास ऊर्जा हमेशा चमत्कारी रहती है, चाहे वो भारत हो या इंग्लैंड हो। तभी उन्होंने शिवलिंग होने की बात कही थी। शिप्रा के विचारों के प्रभावित होकर बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने गोमती किनारे स्थित शिवलिंग का दर्शन करने की बात कही है। शिप्रा पाठक गोमती नदी के 1800 किमी पद यात्रा करने वाली एकमात्र भारतीय मिली है। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अनुभव को आम जनता से साझा करने के लिए कुछ विवरण भी बनाया है, जिसमें कौन से स्थान पर कितनी दूरी पर और किस आकार की शिवलिंग है, इसकी पूरी सूचना जल्द ही उन्हें द्वारा जारी की जाएगी। और कुल मिलाकर विदेशी धरती से गोमती दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। खबर कानपुर से, जहां पे सड़क सुरक्षा और अनुशासन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देर रात घाटमपुर चला और संयुक्त परिवर्तन अभियान अटक। बता दें कि 67 वाहनों का चालान 5,999 रुपए का हुआ है। वही आपको बता दें कि कानपुर में जिला अधिकारी निर्देशन पर घाटमपुर क्षेत्र में गुरुवार को देर रात सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया। उप जिला अधिकारी घाटमपुर अविचल प्रताप सिंह और एसपी कृष्णकांत तथा ARTO प्रवर्तन अब हकाशा की टीम ने थाना घाटमपुर, कृष्णाकांड माता मंदिर के पास भीतरगांव मोड़ तथा सजेती क्षेत्र के अन्नपूर्णा मोड़ पर अभियान संचालित किया। कार्रवाई में 3 थानों के फोर्स भी शामिल है। अभियान के दौरान बता दें कि 18 भारी वाहनों को सीज किया गया है और 67 वाहनों को 5,999 रुपए से चालान किए गए हैं। और ब्रेथ एनालाइजर के जांच में 2 चालक नशे में वाहन चलाते पाए गए और एक अन्य मामले में ड्राइविंग लाइसेंस के हेल्पर द्वारा वाहन चलाए जाने पर वाहन चालक को डीएलए निस्तारीकरण हेतु स्तुति की गई और चालान भी किया गया। परिवर्तन मुख्य रूप से ऐसे वाहनों पर केंद्रित रहा जो बिना नंबर प्लेट चल रहे, नंबर प्लेट में छिपा रहे थे, ओवरलोडिंग कर रहे थे, टैक्स बकाया था और बिना तिरपाल खनिज ढो रहे थे, प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके और शराब पीकर वाहन चला रहे थे। कई चालक मौके पर डीले भी नहीं दिखा सके। बता दें कि हाल के दिनों में बिना नंबर या धुंधले नंबर वाले वाहनों के कारण हिट एंड रन मामले में वृद्धि भी हुई है, जबकि हमीरपुर घाटमपुर मार्ग पर ओवरलोड डंपरों को लगातार शिकायत मिल रही थी। इन्हीं कारणों के क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की आवश्यक हो गई थी। संयुक्त टीम की यह कार्रवाई क्षेत्र में सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूती देने के अवैध परिवहन गतिविधियों को प्रभाव नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। एसपी कृष्णकांत ने बताया कि भारी वाहनों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता में। आरटीओ परिवर्तन हतकाशा के कहा कि नियम पालन और जागरूकता दोनों ही सुरक्षित यातायात के लिए अनिवार्य है। एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा जुड़ी हर चूक गंभीर परिणाम दे सकती है और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनके अनुसार परिवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर कानपुर से, जहां पर हुसैनी में फेडरेशन दोबारा आपको बता दें कि 7 दिसंबर को कानपुर में परेड ग्राउंड में 91 हुसैनी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता पर जानकारी देते हुए आयोजकों द्वारा और बताया गया कि इस 1 दिवसीय 91 हुसैनी दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे। साथ ही अलग अलग शहरों में जावेद आर और शराफा, मुंबई से हाजी याकूब अब्बास, लखनऊ से सहित अन्य कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की मेटेरियल लिस्ट के आधार पर बता दें कि 3100 और 2100 और 101 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही हुसैनी फेस्ट के लगभग 450 बच्चों को क्विज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें से जीतने वाले कुछ 40 बच्चे को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही पहले जलसे में समापन पर लगे हुसैनी शूर और किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि ये कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है।
सर परिचय देते हुए बताइए, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या है मेन उद्देश्य? मैं डॉक्टर जुल्फिकार अली रिजवी, मीडिया प्रभारी हुसैनी फेडरेशन। आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी है। हमारा हुसैन डे का प्रोग्राम जो 7 दिसंबर 2025 को परेड ग्राउंड में होने जा रहा है, ये हजरत इमाम हुसैन पर पूरा आधारित रहता है। इसमें खास तौर से अब की हमने स्टूडेंट को लिया है जो भी हुसैनी फीस्ट का आयोजन किया था पिछले महीने 16 नवंबर को, और उसमें 550 बच्चों ने हिस्सा लिया था। उन सब बच्चों को यहाँ प्राइज दिया जाएगा, जबकि उसमें से 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जो भी 500 बच्चे हैं उनको भी प्राइज दिया जाएगा। खास तौर से हमारे इराक से 3 मौलाना आ रहे हैं, जिसमें मौलाना अली नईम हसन साहब, अल शेख साले अल काबी साहब और कल्बे अब्बास साहब हमारे शिक्षक आ रहे हैं मस्कत ओमान से। वो भी इस हुसैन डे को संबोधित करेंगे और लोगों को हजरत इमाम हुसैन के बारे में बताएंगे। सर आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है मेन उद्देश्य? 7 दिसंबर को हुसैन डे, इसलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें हुसैनी फेडरेशन 2 सेशन का प्रोग्राम करेगा। सुबह 1 बजे से शाम को 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम को 7 से रात में 12। ये पहला सेशन एजुकेशन के नाम है, जिसमें हमारे शहर के जो भी मजहब मिल्लत के बच्चे हैं उनके लिए हमने एग्ज़ाम कराया था, उनको इनामात देंगे और उनके करियर काउंसलिंग के लिए अच्छे हिंदुस्तान के काउंसलर थे। लगभग कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? 540 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें 40 बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन हम लोग प्राइज सबको देंगे। ये हुसैन डे का कार्यक्रम कब से होता चला आ रहा है, कब होगा? 91 साल है। कहाँ पे होगा? कुछ टाइम होगा, परेड ग्राउंड पर होगा, ठीक 1 बजे दिन। कोई चीफ गेस्ट भी आएंगे? कौन कौन आएगा? ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हिंदुस्तान के बाहर से, इराक से 2 उलमा आ रहे हैं, शेख साले साहब और सैयद अली नसीरी साहब और अली नकीर जैदी साहब, और मस्कत से आ रहे हैं जनाब डॉक्टर कल्बे अब्बास। ये कार्यक्रम कितने दिन? इस बार स्पेशल क्या है? इस बार कार्यक्रम का स्पेशल क्या है? इस बार कार्यक्रम का स्पेशल ये है कि इंटरनेशनल लेवल के लोग आ रहे हैं, और मेन बात, अभी तक हम लोग गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, वीडियो के लिए काम करते थे। इस बार हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है बच्चों के एजुकेशन। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? तो 1 दिन चलेगा, सुबह से शाम, और इसमें लंगर हुसैनी भी होगा, जिनके सब आदमियों के लिए खाने का इंतजाम होगा। और हम लोग काफी तादाद में 200 टन कम से कम ब्लैंकेट बांट रहे हैं। इस बार ज्यादा बांट रहे हैं, ताकि बहुत से लोगों को पूरा में नाम नहीं आता था तो नहीं पाता था। आपकी बार जितने भी एप्लीकेशन सबको दिया, ठीक है। और इसमें हर ये प्रोग्राम की खासियत ये, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ात इंसानी के लिए जो पैगाम दिया, उसी पैगाम नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आइए नजर डालते हैं कुमार राशिद, राजीव कुमार, अभिषेक गुप्ता